वेरी गुड इवनिंग। और कैसे हो प्यारे बच्चों और सारे पेरेंट्स और बच्चों को। तो पहले तो रीनीट जो पेपर हुआ उसके लिए मेरी तरफ से आप लोगों का पेपर बहुत अच्छा हुआ होगा, इसके लिए बहुत सारी अग्रिम शुभकामनाएं। और पेरेंट्स से बच्चों से फिलहाल मैं थोड़ी देर के लिए एक ही बात करना चाहूंगा कि जैसा भी पेपर हुआ है कहीं पैनिक करने की जरूरत नहीं है। बिकॉज अभी रिसेंटली पेपर हुआ है, आप लोगों ने पेपर का एनालिसिस किया होगा, हम लोग भी कंटिन्यूअसली पिछले 2-3 घंटे से पेपर का एनालिसिस कर रहे हैं। और पेपर एनालिसिस के बाद बहुत सारे अलग अलग टाइप के डेटा एनालिसिस करने के बाद हम लोग जिस चीज को कंक्लूड कर पाए हैं उसको सुनने के बाद में आप लोगों को काफी रिलैक्स, काफी ठीक लगेगा। क्योंकि बच्चा बहुत परेशान भी रहा है। पेरेंट्स को कहूंगा कि एक बार उन लोगों को मोरल सपोर्ट की जरूरत है, उनके साथ रहिए, उनसे बात कीजिए। क्योंकि नीट 2026 और री नीट 2026 के अंदर जो डिफरेंस आया है वो डिफरेंस एक ठीक ठाक लेवल के डिफरेंस पर क्रिएट हुआ है। तो बहुत सारे बच्चे परेशान भी होंगे क्योंकि लास्ट जो नीट के अंदर आपका स्कोर बन रहा था, हो सकता है आपने उतना स्कोर किया हो, और इतना स्कोर किया है तो आपने बहुत अच्छा पेपर किया है। कुछ बच्चों का स्कोर थोड़ा कम भी हुआ है तो कहीं पैनिक करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि उन्हीं सारे क्वेश्चंस के आंसर लेकर के हम लोग नारायणा जयपुर की तरफ से आप लोगों के सामने इस चीज का एनालिसिस डी कोड करने वाले हैं कि एग्जैक्टली होने क्या वाला है, हम लोग क्या कोड कर पाएंगे, किस रैंक पर आप लोग क्या एक्सपेक्ट करेंगे, कौन सा कॉलेज आपको मिल पाएगा। और इन सारे बातों के लिए हम लोग जल्दी से इस सेशन को स्टार्ट करेंगे। तो कुछ चीजों को डिस्कस करने से पहले मैं आप लोगों को कुछ छोटे छोटे डेटा जरूर एक्सप्लेन करना चाहूंगा। तो हम लोग बात को स्टार्ट करते हैं एक बार के लिए यहां से कि पेपर में कितना टाइम सिंक एरर एग्जैक्टली क्या था, पेपर में क्वेश्चंस की टाइपोलॉजी क्या थी। तो नीट 2026 और री नीट 2026 के अंदर ये डिफरेंशिएट हुआ है। इस बार सिंगल करेक्ट क्वेश्चन जो थे वो 75% क्वेश्चन सिंगल करेक्ट थे, तो टाइम इंपैक्ट उन पर कम लगता है। बट न्यूमेरिकल पार्ट जो था फिजिक्स के अंदर, स्पेशली जो न्यूमेरिकल पार्ट था, उसने बच्चों को बहुत परेशान किया है। काफी लेंदी न्यूमेरिकल्स रहे होंगे, हो सकता है कुछ न्यूमेरिकल्स आप लोगों से सॉल्व भी नहीं हुए। बट मैट्रिक्स मैच के क्वेश्चंस, कॉलम मैचिंग के क्वेश्चंस, लिस्ट 1 और लिस्ट 2 को मैच करने के क्वेश्चंस, जो टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चंस थे वो टोटल पेपर के अंदर 5% उनका वेटेज रहा, और उसकी वजह से टाइम इंपैक्ट थोड़ा ज्यादा लगा है कंपेरेटिवली। हालांकि बायो के अंदर सेक्शन ने काफी रिलीफ दिया होगा आप लोगों को, क्योंकि बायो का पेपर ऑलमोस्ट 2026 जैसा ही था, लेकिन डिफरेंस कहां पर था। नीट 2026 के पेपर में स्टेटमेंट के क्वेश्चन बहुत ज्यादा थे तो वो टाइम टेकिंग था, बट इस बार बायो का पेपर कंपैरेटिवली हम लोगों को आसान लगा है। देन आफ्टर मल्टीपल, अगर स्टेटमेंट्स की बात करें तो ओवरऑल इस बार फिजिक्स में भी मल्टीपल स्टेटमेंट थे, केमिस्ट्री में अच्छे खासे मल्टीपल स्टेटमेंट क्वेश्चंस आए। नियर अबाउट उनका जो वेटेज रहता है वो 11% के अप्रोक्सीमेट रहेगा। देन आफ्टर स्टेटमेंट के क्वेश्चंस भी थे। हाँ, एक अच्छी जो चीज हुई इस बार वो ये हुई कि इस बार असर्शन रीजन के क्वेश्चंस आए। री नीट के अंदर असर्शन रीजन के क्वेश्चंस आए हैं। अगर आप लोगों ने नीट 2026 वाला, इससे जस्ट पहले वाला पेपर देखा होगा तो उसमें एआर के क्वेश्चंस बायो सेक्शन में नहीं थे, बट बायो में, जूलॉजी और बॉटनी में इस बार इन्होंने एआर के क्वेश्चंस को इंक्लूड किया है। अच्छा, अगर इन्हीं सारे पॉइंट्स के बाद में अगर हम लोग टॉपिक वाइज, सब्जेक्ट वाइज और चैप्टर वाइज क्वेश्चंस की बात करें तो फर्स्ट केमिस्ट्री के पेपर के अंदर अगर आप लोग एक चीज ऑब्जर्व करेंगे ना, जो हम लोगों ने अपने यहाँ की जो सबसे सीनियर फैकल्टीज है उन लोगों ने जो केमिस्ट्री के सेक्शन में अपना एनालिसिस किया है, तो एक क्वेश्चन थर्मोडायनेमिक्स से, एक क्वेश्चन इक्विलिब्रियम से, एक क्वेश्चन आपका इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री से, देन आफ्टर एक क्वेश्चन केमिकल काइनेमेटिक्स से, और एल्डिहाइड कीटोन का कोई क्वेश्चन है। ऐसे करके नियर अबाउट 5 क्वेश्चंस को अकॉर्डिंग टू फैकल्टीज अगर मैं बात करूं तो कह रहे हैं हम लोग टफ साइड में थे। और मॉडरेट लेवल पर जो क्वेश्चन है वो भी 23 क्वेश्चंस मॉडरेट लेवल पर है। तो अब मेरी बात को बहुत गौर से सुनिएगा पेरेंट्स, और बच्चों के साथ में डिस्कशन में कहूं कि इन केमिस्ट्री सेक्शन आप क्या मानते हैं कि एग्जाम का फोबिया भी है, वो एक एग्जाम का टेम्परामेंट भी था, प्लस हम लोगों को इस बार 15 मिनट एक्स्ट्रा भी मिले हुए थे। बट अगर मैं इन सारे क्वेश्चंस को काउंट करता हूं और इन क्वेश्चंस को काउंट करें तो एक ऑर्डिनरी, क्योंकि देखो सबसे बड़ी चीज क्या होती है, आप सबके दिमाग में अभी एक ही क्वेश्चन चल रहा है, जो सबसे बड़ा क्वेश्चन चल रहा है हम लोगों के दिमाग में, सर कट ऑफ कितनी जाएगी, फटाफट वो बताओ अब तो, कि कट ऑफ के अकॉर्डिंग। तो कट ऑफ का कैलकुलेशन होता कैसे है, मैं थोड़ा सा उसको भी डिकोड करना चाहूंगा कि अगर ये 5 क्वेश्चन टफ है तो इट मींस ये 5 क्वेश्चन
एक जो एवरेज स्टूडेंट है जो सिलेक्शन रेंज में एकदम बॉर्डर लाइन पर कट करता है, उस स्टूडेंट ने ये 5 क्वेश्चन ड्यू टू एग्जाम फोबिया पैनिक किया होगा, टाइम को मैच नहीं कर पाया होगा, तो उसके ये 5 क्वेश्चन गलत होने की प्रोबेबिलिटी ज्यादा रही होगी, हायर साइड में प्रोबेबिलिटी रहती है। एंड देन आफ्टर मॉडरेट साइड में जो 23 क्वेश्चन है, इन क्वेश्चन में भी हालांकि ऐसा नहीं कि सारे क्वेश्चन गलत किए होंगे, बट 3 to 4 क्वेश्चंस भी उस स्टूडेंट के गलत होने की पॉसिबिलिटी एक बैठती है। तो ऐसा समझे कि केमिस्ट्री के अंदर ऑन एन एवरेज 8 to 10 क्वेश्चंस एक कट ऑफ को डिसाइड करने वाले स्टूडेंट, हम टॉपर्स की बात नहीं कर रहे, हम लोग ऑल इंडिया रैंक 1 की बात नहीं कर रहे हैं, क्योंकि ऑल इंडिया रैंक 1 to 20 और 1 to 50 के जितने भी बच्चे हैं, उन लोग वो लोग कट ऑफ को डिसाइड नहीं करते हैं। कट ऑफ को डिसाइड करता है लोअर बॉटम लास्ट मेडिकल कॉलेज की लास्ट सीट किसने ली। तो उस स्टूडेंट के रेफरेंस में बात करें जिसकी ऑल इंडिया रैंक नियर अबाउट 23, 25,000, 26,000, तो उस स्टूडेंट ने ऑन एन एवरेज, मेरा ऐसा प्रिडिक्शन है, 8 to 10 और 12 क्वेश्चंस तक क्वेश्चंस केमिस्ट्री के अंदर गलत किए होंगे। और अगर 12 क्वेश्चन गलत किए हैं तो नियर अबाउट केमिस्ट्री के अंदर उसका स्कोर जो रहा होगा 50 मार्क्स अगर कम कर देते हैं तो 120 से लेकर के 130, और ये हो सकता है कि एवरेज उसका यहां पर भी गया हो। तो केमिस्ट्री का एवरेज स्कोर जो बनेगा ना किसी कट ऑफ डिसाइडिंग स्टूडेंट के लिए, ड्यू टू दीज 5 क्वेश्चंस और नंबर ऑफ मॉडरेट क्वेश्चंस, क्योंकि अभी इसमें 2-3 चीजें और भी है। एक क्वेश्चन है हमारा फिजिक्स के अंदर जिसको टीचर्स बोल रहे हैं बोनस है। इवन एक केमिस्ट्री के अंदर भी क्वेश्चन थोड़ा कंट्रोवर्शियल टाइप का क्वेश्चन है, ऐसे क्वेश्चन स्टूडेंट्स लोगों ने एनालाइज किए होंगे और अभी थोड़ी देर पहले जो एनालिसिस चल रहा होगा उसमें भी देखा होगा। तो इसका मतलब है कि ये नियर अबाउट 110 और 120 के आसपास 60 मार्क्स तो ये कम होंगे, क्लियर, जो कट ऑफ के अंदर कम करने हैं हम लोगों को। अब आते हैं हम लोग फिजिक्स सेक्शन के अंदर। फिजिक्स एंड जैसे ही नाम लिया जाता है ना फिजिक्स, तो बायो स्टूडेंट के लिए वैसे ही एक ऐसा सब्जेक्ट है जो हम लोगों के लिए एक बहुत बड़ी क्यूब की तरह है, जिसको सॉल्व करना हम लोगों के लिए बेसिकली पजल की तरह रहता है कि क्या करें इस फिजिक्स का। जबकि फिजिक्स सबसे आसान सब्जेक्ट में मैं मानता हूं कि फिजिक्स आसान होता है, लेकिन हाँ कैलकुलेशन पार्ट लेंदी होता है और उस कैलकुलेशन पार्ट के साथ कई बार कुछ कंसेप्ट्स को हम लोग विजुअलाइज नहीं कर पाते हैं, तो हमारा फिजिक्स पोर्शन थोड़ा वीक रहता है। एंड इन दैट फिजिक्स अगेन अब लोग कहो कि 3 से 4 क्वेश्चंस जो थे ना वो टफ साइड में थे, जो श्योरली गलत होने वाली कंडीशंस में थी। बट ये जो मॉडरेट 15 क्वेश्चंस हैं, तो इन 15 में से भी नियर अबाउट 5 to 6 क्वेश्चन, जैसा टीचर सभी बोल रहे हैं कि नहीं अराउंड एक स्टूडेंट, एक एवरेज स्टूडेंट की अगर बात करें तो वो 8 से 10 क्वेश्चन यहां पर भी गलत करेगा। लेकिन मैं साथ में एक फिजिक्स का पॉइंट जोड़ता हूं, कैलकुलेशन टाइम टेकिंग प्रोसेस है, कई बार परफेक्शन के साथ आंसर नहीं आता है, कई बार हम लोगों ने टाइम ज्यादा लगा तो उस क्वेश्चन को एक बार के लिए छोड़ दिया, तो उसकी वजह से भी नियर अबाउट फिजिक्स का एवरेज स्कोर जो रहेगा ना वो एवरेज स्कोर 80 to 100 के बीच में आप लोग कंसीडर कर सकते हैं कि हाँ अगर एक कट ऑफ प्रिडिक्शन, कट ऑफ डिसाइडिंग स्टूडेंट के लिए फिजिक्स का एवरेज स्कोर जो रहेगा ना वो 80, 100 मार्क्स, 110 मार्क्स। अगर किसी स्टूडेंट का फिजिक्स का इस रीनीट के पेपर के अंदर स्कोर 140 और 150 से है तो मैं कहूंगा कि उसने बहुत अच्छी प्रिपरेशन की थी। वैसे सारे बच्चों ने बहुत अच्छी प्रिपरेशन की है, बट एग्जाम के टाइम के अंदर जो टिक टिक क्लॉक चलती है और उस क्लॉक की वजह से जो प्रॉब्लम्स होती है, प्लस एक फ्यूचर एस्पेक्ट के अंदर देखे तो बच्चा अपने फ्यूचर को देख करके भी कई बार ये सोचता रहता है कि यार क्वेश्चन गलत नहीं हो जाए। कई बार हम लोग अपने पीयर ग्रुप के साथ कंपैरिजन करके भी कुछ क्वेश्चंस को गलत कर लेते हैं। कई बार टाइम नहीं मिल पाता है, टाइम मैनेज नहीं कर पाते हैं, उसकी वजह से क्वेश्चंस गलत हो जाते हैं। कई बार आप लोगों को पेपर के अंदर रफ स्पेस प्रॉपरली अवेलेबल नहीं हो पाता है, तब भी क्वेश्चंस गलत होते हैं। दैट्स वाई मैं ये कैलकुलेट कर रहा हूं कि हो सकता है मल्टीपल फैक्टर्स की वजह से स्टूडेंट का एवरेज स्कोर फिजिक्स के अंदर जो रहा होगा ना वो 80 to 100 मार्क्स के बीच में रहा होगा, जो कट ऑफ डिसाइड कर रहा है। अगर इन दोनों डेटा को कैलकुलेट करें तो 120 और 80 to 100 मींस नियर अबाउट 220 to 30 मार्क्स के आसपास फिजिक्स और केमिस्ट्री का एवरेज स्कोर उस बच्चे के पास में रहता है। देन आफ्टर हम लोग आए इसी सब्जेक्ट वाइज एनालिसिस में, आप लोग वापस फिजिक्स और केमिस्ट्री पर ही एनालिसिस करो। फिजिक्स में 19% क्वेश्चंस ग्राफ से रिलेटेड थे आउट ऑफ 45 क्वेश्चंस। अगर क्वेश्चन वाइज कैलकुलेट करेंगे तो परसेंटेज में भी यह वैल्यू आएगी 19%। स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन थे 6%, सर्किट के क्वेश्चन थे 9%, मैचिंग टाइप क्वेश्चन थे और सिंगल करेक्ट क्वेश्चन जो
यूजुअली मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन में सिंगल करेक्ट क्वेश्चन सबसे ज्यादा थे 63%, जहां टाइम टेकिंग भी थी, बट यहां पर भी चीजें बदली है थोड़ी सी। ऐसा ही केमिस्ट्री में देखो, देखें केमिस्ट्री में एआर के क्वेश्चन है, बट फिजिक्स के अंदर एआर के क्वेश्चन नहीं थे। टचवुड, थैंक गॉड, ये अच्छी बात रही कि फिजिक्स में आपको असर्शन रीजन के क्वेश्चंस नहीं दिए। अगर ऐसा होता फिजिक्स में भी तो हो सकता है कि कट ऑफ जो हम लोग आपको एक्सपेक्ट करने वाले, जो कट ऑफ अभी आप लोगों को डिस्कस करने वाले, उस कट ऑफ के अंदर थोड़ा परसेंटेज, थोड़े मार्क्स, 5 मार्क्स 10 मार्क्स का वैल्यू और भी कम होता वहां पर। एक और देखो, देखिए इसी के अंदर केमिस्ट्री के अंदर न्यूमेरिकल 27% क्वेश्चन न्यूमेरिकल, और जहां भी न्यूमेरिकल की बात आती है तो वहां पर थोड़ा थोड़ा कहीं ना कहीं बच्चे की कैलकुलेशन पार्ट जो रहेगी वो वेरी करती ही करती है। कहीं ना कहीं बच्चा थोड़ा न्यूमेरिकल के अंदर एरर करेगा ही करेगा। तो ओवरऑल इन दोनों फैक्टर्स को कनेक्ट करें, फिर हम लोग चलते हैं। अगर फैक्टर वाइज बात करें तो केमिस्ट्री के अंदर अगर तीनों सेगमेंट की बात करें तो एक चीज ऑब्जर्व करो जो सबसे अच्छी रही है। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के अंदर 3 सेक्शन है हमारे पास, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री और फिजिकल केमिस्ट्री। और ऑन एन एवरेज देखो लगभग एनटीए ने तीनों सब्जेक्ट्स को लगभग इक्वली बैलेंस किया है। तो अगर कोई स्टूडेंट ये सोच करके गया है कि मैं ऑर्गेनिक पार्ट को स्ट्रॉन्ग कर लेता हूं, या किसी ने सोचा मैं फिजिकल को स्ट्रॉन्ग कर लेता हूं, फिजिकल मेरा स्ट्रॉन्ग है, इनऑर्गेनिक को थोड़ा वीक रखा, तो फिर इस केस के अंदर केमिस्ट्री के अंदर उस बच्चे के साथ में प्रॉब्लम्स आई होगी। क्योंकि हर एक स्टूडेंट का, या फिर कहें कि जरूरी नहीं है कि हर एक स्टूडेंट के तीनों सेक्शन केमिस्ट्री के अंदर इक्वल पोटेंशियल के साथ में स्ट्रॉन्ग बेस पर हो, तो उसमें कहीं ना कहीं स्टूडेंट के साथ में एरर होने की पॉसिबिलिटीज ज्यादा बढ़ी है, जो हर जगह पर इक्वल वेटेज कैलकुलेट कर रहा है। अभी हम लोग इसके अकॉर्डिंग अगर डिस्कशन करें ना, केमिस्ट्री और फिजिक्स के अकॉर्डिंग अगर बात करें, और उसके बाद अगर इसी चीज को बायो के साथ कंपेयर करें, तो बायो का पेपर ऑन एन एवरेज बहुत इजी था। मुश्किल से 2 या 3 क्वेश्चन रहे होंगे जिनमें आप कह सकते हो कि थोड़ा आपको टाइम लगा होगा, या आप लोगों को बेवकूफ बनाने की कोशिश भी की क्वेश्चंस के अंदर। अदरवाइज बायो का पेपर बहुत इजी था। बायो के पेपर में कहीं पर भी आप लोगों को टफ वाला सेक्शन नहीं दिखेगा। मॉडरेट 1 या 2 क्वेश्चंस मॉडरेट आ जाते हैं, लेकिन टफ क्वेश्चन कोई नहीं था। ऐसे ही बॉटनी सेगमेंट के अंदर भी 1 या 2 क्वेश्चन हम लोग मान के चल रहे हैं कि हाँ ठीक ठीक लेवल पर थे। जैसे एक वो कैलकुलेशन का था, बर्थ रेट पर कैपिटा और डेथ रेट पर कैपिटा उन्होंने दे रखा था, बट पहले राउंड के अंदर उस क्वेश्चन को पढ़ करके बच्चों ने कैलकुलेशन करने की कोशिश की होगी। बट जैसे ही आप लोगों ने अगर थोड़ा ध्यान से पढ़ा होगा तो डेथ रेट और बर्थ रेट दोनों इक्वल थे, तो उसकी बेस पर आप लोगों का आंसर तुरंत ही आ गया विदाउट कैलकुलेशन भी। तो बट यहां पर किसी भी तरह का कोई क्वेश्चन टफ नहीं था। तो बायो में फिर भी अगर कहें कि इन 2 क्वेश्चंस, और इधर जूलॉजी के अंदर 2 या 3 क्वेश्चन, तो 3 या 4 क्वेश्चंस के रीडिंग में एरर भी हो सकती है कई बार, क्योंकि बायो एक लैंग्वेज का सब्जेक्ट है। और जहां भी लैंग्वेज की बात आती है तो बच्चा कोई ना कोई छोटी मोटी एरर कभी कभी रीडिंग में कर लेता है कि नॉट इनकरेक्ट नहीं पढ़ा, करेक्ट नहीं पढ़ा, एक्सपेक्ट या रिस्पेक्टिवली नहीं पढ़ा, या फिर कई बार उसको रीडिंग और इंटरप्रिटेशन में गलत हुई। दैट्स वाई स्टूडेंट का कहीं ना कहीं इस तरह का स्कोर के अंदर थोड़ा बायो का स्कोर प्रीवियस पेपर के कंपैरिजन में कम हुआ है। हालांकि इस बार बायो टाइम टेकिंग नहीं था, बायो का पेपर बहुत आसान था, बट फिजिक्स और केमिस्ट्री का पेपर जो था ना वो काफी लेंदी साइड में था। फिजिक्स को बहुत टफ बता रहे हैं, और केमिस्ट्री के जैसा बता रहे हैं टीचर, केमिस्ट्री का भी पेपर टफ था। इवन लास्ट कुछ टीचर्स के तो ये तक कहना है कि लास्ट 10 ईयर्स के अंदर इस तरह के फिजिक्स और केमिस्ट्री के पेपर्स नहीं आए। और ये बात सच भी है कि लास्ट 10 और 15 ईयर्स में, अगर लास्ट ईयर के पेपर की बात कर ले, 2025 की बात कर ले, तो मुझे कुछ कुछ ऐसा लगता है कि जैसा 2025 में हुआ था, कुछ कुछ वैसा ही रीनीट 2026 में होने वाला है। थोड़ा सा उससे हो सकता है स्लाइडर साइड के अंदर, अपसाइड के अंदर हम लोग मूव करें। अदरवाइज रीनीट 2026 लगभग 2025 के आसपास थोड़ा सा उसके कट ऑफ हाई जाएगा। उसके अकॉर्डिंग अगर कैलकुलेशन करें कुछ डेटा को और समझ करके, तो देखें 2023 एंड देन आफ्टर 2024 और 2025, अगर इस डेटा को देखें, फिर हम लोग आएंगे 2026 पर क्या क्या कंडीशंस एप्लीकेबल हो सकती है। तो देखिए 2023 के अंदर जो कंडीशंस थी, तो 2023 के अंदर जिस स्टूडेंट की 5000 रैंक आई थी उसका स्कोर था 658। इन 2024 उसी स्टूडेंट के नियर अबाउट स्कोर गया था 685, जब एकदम से बाढ़ सी आ गई थी कि बच्चों का हमारा भी 720, हमारा भी 700 से ऊपर के बहुत सारे थे।
बट आउट ऑफ ए सडन 2025 का पेपर जो आया, जो एक तरह का उस टाइम का एक हिस्टोरिक टाइम था, और उसी कंडीशन में ये चीज अचानक से क्या हो गई थी, बहुत कम। आप देखिए 555 नंबर पर 555 स्कोर के ऊपर उसी बच्चे की स्कोर रैंक क्या आ रही है, 5000 रैंक आई थी। तो इसका मतलब बच्चों को सबसे पहली चीज, पेरेंट्स को सबसे पहली चीज ये देखने वाली है, जब तक रिजल्ट नहीं आ जाता है या जब तक कट ऑफ के अच्छे से डेटा एनालिसिस नहीं हो जाता, तब तक किसी तरह की कोई परेशानी नहीं करनी है, कहीं पैनिक करने की जरूरत नहीं है, घबराए नहीं। आराम से आप लोगों ने अच्छा पेपर किया, एनालिसिस किया, स्कोर किया, अब आराम से सोइए आप लोग, कल अच्छे से एंजॉय कीजिए आप लोग मस्त होकर के। 2-3 दिन आप लोगों को कहीं किसी तरह से कोई डिस्कशन की कोई रिक्वायरमेंट नहीं है। जल्दी ही एनटीए अपनी खुद की ऑफिशियल आंसर की रिलीज करेगा, और अगर एनटीए अपनी ऑफिशियल आंसर की रिलीज करता है तो अपनी ऑफिशियल आंसर की के अकॉर्डिंग हम लोगों को अपनी आगे की प्लानिंग बनानी है। यहां पर मैं 2 चीजें सारे पेरेंट्स के साथ में डिस्कस करूंगा, बच्चों के साथ डिस्कस करूंगा, तो बहुत ध्यान से समझिएगा। आफ्टर एग्जाम और बिफोर रिजल्ट, एग्जाम के बाद और रिजल्ट से पहले 2 या 3 एक्टिविटीज पर हम लोगों को अच्छे से अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए। नंबर 1 अभी आएगी, सबसे पहले आंसर की। हम लोगों को उस आंसर की को अच्छे से देखना है कि हम लोगों ने क्या आंसर किए थे, एनटीए उनके क्या आंसर दे रहा है, नंबर 1। देन आफ्टर जैसे ही रिजल्ट आएगा, रिजल्ट से जस्ट पहले जो आपका एनटीए है वो एनटीए रिलीज करेगा ओएमआर सीट की ऑप्टिकल इमेज। मतलब आप लोगों ने जो नीट के पेपर में अपनी ओएमआर सीट फिल की है, उस ओएमआर सीट की इमेज, ऑप्टिकल इमेज आपके लॉगिन क्रेडेंशियल पर आपको मिलेगी। बस सब काम यहीं से शुरू होता है। आप अपनी ओएमआर सीट की फोटो उसकी कॉपी निकालिए, प्रिंट आउट निकालिए उसका, और प्रिंट आउट निकालने के बाद एनटीए की ऑफिशियल आंसर की के साथ चेक कीजिए कि एनटीए ने आपका क्या स्कोर कैलकुलेट किया है। अब इसमें आपको कुछ जगह पर कभी कभी कुछ स्टूडेंट को इस तरह की कोई गड़बड़ मिलेगी एनटी की तरह से। लेट्स से कि क्वेश्चन नंबर 15, और क्वेश्चन नंबर 15 का इन केस सही आंसर था, गिवन आंसर था 2, और आपने भी सेकंड सर्कल को ही डार्क किया था। इट मींस आप लोगों ने सही मार्क भी किया है, बट ड्यूरिंग द एग्जाम आप लोगों ने यहां पर गलती से आपका एक पॉइंट लग गया। तो कंप्यूटर क्या करेगा, कई बार इस डॉट को रीड कर लेता है और इस क्वेश्चन को नेगेटिव में कैलकुलेट कर लेता है, और आपका ये क्वेश्चन जो आपने सही किया था ये गलत भी हो सकता है। अगर इस तरह की कोई एरर आपसे हुई है तो आप एनटीए को इस चीज के लिए ओएमआर चैलेंज कर सकते हैं। इसको बोलते हैं ओएमआर को चैलेंज करना। आप वहां लिखोगे कि ये हम लोगों से एरर हुई है, ये एक माइनर एरर है और एनटीए इसको करेक्ट करता है। एनटीए को करना ही होता है। हाँ, इन केस अगर आप लोगों ने आधा सर्कल डार्क कर दिया है, अनइंटेंशनली कर रहे थे, बाद में याद आए, तो फिर इस तरह की एरर रिजॉल्व नहीं हो, तो इसको बोलेंगे हम लोग ओएमआर चैलेंज। अब आती है बात ओएमआर चैलेंज के बाद में सेकंड चैलेंज होता है आंसर की चैलेंज। जैसे एक क्वेश्चन बोनस है, तब उस क्वेश्चन के अंदर अगर आप लोग एनटीए को चैलेंज करेंगे तो उस क्वेश्चन के मार्क्स आपको मिलेंगे। क्लियर? या उसके एनटीए अपनी आंसर की में ही उसको बोनस अगर करता है तो फिर चैलेंज करने की हमें कोई नीड नहीं है। बट अदर देन दीज, अगर आपको लगता है कि किसी क्वेश्चन का आंसर एनटीए ने गलत दिया है, तो आप अपने रिस्पेक्टेड फैकल्टीज से डिस्कस कीजिए कि उनका क्या मानना है, उनका ओपिनियन लीजिए और उनके साथ बैठ करके उस क्वेश्चन को चैलेंज करने की कोशिश कीजिए। अगर आपका आंसर सही जाता है तो उसके मार्क्स भी आपको मिलेंगे। तो इसका मतलब आफ्टर एग्जाम और बिफोर रिजल्ट ये 2 एक्टिविटी करनी होती है। बट मेक श्योर, यह एक बहुत इंपॉर्टेंट बात, बहुत सारा ये मिथिक बहुत सारे टीचर्स के साथ, सॉरी फैकल्टीज के साथ में, बच्चों के साथ में, पेरेंट्स के साथ है कि हम सभी को चैलेंज करने की कहां जरूरत है। अगर आपने चैलेंज नहीं किया तो आपको मार्क्स नहीं मिलेंगे। एनटीए अपनी आंसर की में अगर किसी तरह का मैनिपुलेशन करता है या आंसर की चेंज ही करता है, रिवाइज्ड आंसर की रिलीज करता है, तब मार्क्स सबको मिलेंगे। बट इन केस अगर एनटीए आंसर की रिवाइज्ड नहीं करता है तो मार्क्स सबको नहीं मिलेंगे। मार्क्स उन्हीं स्टूडेंट को मिलेंगे जो एनटीए को चैलेंज करेंगे तो ही। तो इसका मतलब हम लोगों को 2 एक्टिविटी करनी है, और ये एक्टिविटी करते हैं तो देखो नेशनल लेवल के इतने बड़े कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के अंदर आपके 10 मार्क्स, आपके 15 मार्क्स बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। क्योंकि अगर आप लोग एवरेज या 10,000 या 12,000 रैंक के बीच के स्टूडेंट है और अगर आपको इस तरह से
ऑप्टिकल इमेज की वजह से, ओएमआर सीट को चैलेंज या आंसर की चैलेंज की वजह से 2 या 3 क्वेश्चंस या 1 या 2 क्वेश्चंस, मतलब 5 to 10 मार्क्स भी अगर हमारे इंप्रूव होते हैं, कहीं पर भी बढ़ते हैं हमारे नंबर, तो वो 10 नंबर हम लोगों को एक अच्छा खासा इंप्रूवमेंट देंगे। अब इस चीज को यहां से देखो, 640 और 658, यहां पर देखिए आप लोग 540 और 558, नियर अबाउट 10 to 15 मार्क्स का डिफरेंस है। बट 10 to 15 मार्क्स के अंदर टोटल नंबर ऑफ कैंडिडेट्स कितने बढ़ गए? 5000 बच्चे बढ़ गए। अगर हम लोगों की रैंकिंग में 5000 रैंक हमारी कम आ रही है, लेट अज्यूम इस तरह से सोचो कि अगर किसी बच्चे की रैंक 15000 आ सकती थी, 15000 ऑल इंडिया रैंक आ सकती थी, बट अब ये ऑल इंडिया रैंक आ रही है 20000, तो इसका मतलब आपको बहुत पीछे के मेडिकल कॉलेजेस मिलने वाली स्थिति बन गई। तो इसलिए हमें चैलेंज सारे क्वेश्चंस में, जहां हमें लगता है उन क्वेश्चंस को चैलेंज करना चाहिए और सभी बच्चों को करना चाहिए, अगर आपको लगता है कि आपका आंसर सही है तो। ऐसा नहीं कि बिना मर्जी सभी क्वेश्चंस को चैलेंज किए जा रहे हैं, क्योंकि पर क्वेश्चन एनटीयू उसके लिए कुछ चार्ज भी करेगा। तो ये तो बात हुई हम लोगों की कंपैरिजन की कि हमें किस कंडीशन में क्या मिल सकता है। टॉप परफॉर्मर्स के डेटा अभी नहीं आते हैं, क्योंकि ओवरनाइट पेपर होने के 4 घंटे के अंदर अंदर हम कुछ नहीं कह सकते कि किस बच्चे के 720 आ रहे हैं, कितने बच्चों के 700 प्लस आ रहे हैं। बट हाँ, पेपर को देखने के बाद ये मेरा पर्सनल ओपिनियन है कि इस बार वैसी कंडीशन तो नहीं बनेगी कि 720 में से 720 वाले आप लोगों को भर करके 15 से 20 बच्चे मिल रहे हैं। बहुत मुश्किल है इस बार के पेपर के अंदर 720 आउट ऑफ 720 वाले 5 to 10 स्टूडेंट्स का मिलना। हाँ, ये डेफिनेटली होगा कि कोई ना कोई एक स्टूडेंट ऐसा होगा जिसने क्रैक किया होगा, हो भी सकता है वो। 700 प्लस वाले बच्चे नियर अबाउट, जहां तक के डेटा कैलकुलेशंस अब तक के डेटा कह रहे हैं, देखते क्या कैलकुलेशंस रह पाती है। फाइनली मॉर्निंग तक ये डेटा या कल इवनिंग तक ये डेटा कैलकुलेट हो पाते हैं, क्योंकि आप बायो के स्टूडेंट हो, इस चीज को समझते हो कि जितना बड़ा सैंपल साइज होगा एरर की पॉसिबिलिटी उतनी ही क्या होगी, कम। तो हमारे पास सैंपल साइज बड़ा होने का टाइम हम लोगों को चाहिए, एक दिन लगता है प्रॉपर डेटा एनालिसिस करने के अंदर। बट उन डेटा एनालिसिस के बाद में एक्चुअल कट ऑफ भी आती है, लेकिन तब तक जो कट ऑफ के प्रिडिक्शंस हम लोग डिस्कस करते हैं, उन कट ऑफ के प्रिडिक्शन पर आने के लिए एक छोटा सा डिस्कशन हम लोग यहां पर करते हैं। जैसा मैंने अभी बोला, फिजिक्स नंबर 1, फिर बोले हम लोगों ने बात किसकी, केमिस्ट्री की, और मैं जूलॉजी और बॉटनी दोनों सेक्शंस को एक साथ ले लेता हूं, बायो सेक्शन का डिस्कशन करें। तो हम लोग जैसा कह रहे थे कि फिजिक्स में ऑन एन एवरेज 8 to 10 क्वेश्चंस का एरर एक नॉर्मल स्टूडेंट के लिए नॉर्मल ऑर्डिनरी कंडीशन है। सिमिलरली हम लोगों ने केमिस्ट्री के अंदर भी यही बोला, 8 to 10 क्वेश्चंस का नॉर्मल एरर इस बार के पेपर को देखते हुए मिल रहा है हम लोगों को। और बायो के अंदर मैं मान के बैठ रहा हूं कि नियर अबाउट 4 to 5 क्वेश्चंस, ये तो एक नॉर्मल पेपर के लेवल के बेस पर। अब इनके अंदर एडिशनल एड ऑन करते हैं हम लोग कुछ पॉइंट्स को, कि फिजिक्स जैसा सब्जेक्ट है, इस सब्जेक्ट वाइज एग्जाम का फोबिया जो है, उस वक्त का हमारा टेम्परामेंट, क्योंकि 3 घंटे पेपर के टाइम में किसी भी बच्चे को नहीं पता होता पेपर कैसा है। वो तो बाहर आने के बाद पता चलता है कि यार पेपर कैसा था, क्योंकि आप लोग डिस्कशन करते हैं अपने दोस्तों के साथ में, अपने फ्रेंड्स के साथ में, आप लोगों ने घर पे डिस्कशन किया, टीचर्स के साथ डिस्कशन किया। जैसे अभी थोड़ी देर पहले का एक मैं छोटा सा डेटा आप लोगों के साथ रखूं, मेरे पास मेरे किसी स्टूडेंट का कॉल आया कि सर मेरा स्कोर बन रहा है 580। स्टूडेंट का स्कोर कितना बन रहा है? 580। और इसी स्टूडेंट का जो स्कोर था नीट के टाइम के अंदर, मतलब जो अभी 2026 का पेपर हुआ था, और री नीट में वही स्टूडेंट कितना स्कोर लेके आ रहा है? 580। इसका मतलब स्टूडेंट के कितने मार्क्स डिप हुए? पिछले पेपर जो दिया और इस पेपर में जो दिया, कितने मार्क्स? नियर अबाउट 64 मार्क्स जो है इसके कम हुए हैं। तो इसका मतलब है कि ओवरऑल सभी बच्चों के कम हुए, क्योंकि ये बच्चा ठीक ठाक लेवल का था, एवरेज अबो एवरेज स्टूडेंट है, जिसका स्कोर कंपैरेटिवली थोड़ा क्या हुआ है, कम हुआ है। थोड़ा क्या, 60 मार्क्स बहुत अच्छा खासा कम हो गया है। इसका मतलब पेपर ऑल ओवर सभी के लिए टफ था, ओवरऑल पेपर सभी के लिए टफ था। कैटेगरी के एक स्टूडेंट थे जिनका भी थोड़ी देर पहले कॉल आया, जिनका नीट के अंदर पहले वाले, इसी जस्ट पहले वाले पेपर के अंदर जो स्कोर आ रहा था वो नियर अबाउट आ रहा था 550 के आसपास, बट इस बार वो स्कोर लगभग लोग 500 के आसपास, 490 के आसपास भी बैठ रहा है। तो 50 से 60 नंबर कम हुए ही हुए हैं। तो मैं उन फैक्टर्स को लेकर के, एग्जाम के फोबिया को लेकर के, टेम्परामेंट को लेकर के, फिजिक्स के अंदर 3 क्वेश्चंस या 3 क्वेश्चन और 4 क्वेश्चन का कैलकुलेशन और एड ऑन करूंगा, जो इसके
कट ऑफ को डिसाइड करने में हेल्प करेंगे। केमिस्ट्री में भी 2 क्वेश्चन और बायो के अंदर रीडिंग एरर वगैरह सब कुछ लेकर के ये एड ऑन करेंगे। तो अगर इन सारे पॉइंट्स को कैलकुलेट करें हम लोग तो फिजिक्स के अंदर ऑन एन एवरेज 12 से 13 क्वेश्चंस, इतने क्वेश्चन गलत होंगे बच्चे के, एवरेज बच्चे के, जो कट ऑफ डिसाइड करता है। और अगर 12 इंटू, तो इसका मतलब 60 to 70 मार्क्स यहां पर बच्चे के गए, नियर अबाउट 60 to 70, क्योंकि नेगेटिव भी कर रहा है बच्चा। सिमिलरली यहां पर भी 60 to 70 मार्क्स बच्चे के क्या होंगे, कम होंगे। और 40 मार्क्स एवरेज में मान के चल रहा हूं यहां पर कम होने ही होने चाहिए। और अगर इन सब चीजों को जोड़ लेते हैं तो ये डेटा जाता है 60 + 60, 120 + 40, और 120 और 40 160 मार्क्स के आसपास के मार्क्स डिडक्शन तो तय है। और अगर इतना डिडक्शन हो रहा है तो 720 और 720 में से 160 का डिडक्शन करें हम लोग तो आपके पास में ये जो वैल्यू आती है, ये वैल्यू आती है नियर अबाउट 560 के आसपास। मैं इसी के अंदर प्लस माइनस ऐड करूं तो मैं एक बात कहूंगा बच्चों को, सिंपल सी कंडीशन, ओपन कैटेगरी के अंदर, अनरिजर्व्ड कैटेगरी के अंदर, या डायरेक्ट बोले जनरल और ओबीसी का कैंडिडेट, अगर कोई स्टूडेंट है जिसका स्कोर 550 आसपास आ रहा है तो वो अभी कहीं भी पैनिक करने की जरूरत नहीं है, कोई घबराने की जरूरत नहीं है। 540 भी हो सकता है, ये 540 भी हो सकता है। 540 और 550 के ऊपर अगर कोई भी स्टूडेंट है तो बिंदास पार्टी करें आप, कोई दिक्कत नहीं, आप डॉक्टर बनने वाले हैं, तय हैं, आप डॉक्टर बनने वाले हैं, गारंटेड। इससे नीचे ये कट ऑफ जाएगी ही जाएगी, इतना कैलकुलेशन के अकॉर्डिंग हमारे आ रहा है। ये जनरल और ओबीसी के स्टूडेंट के लिए। अगर हम लोग इसी के अंदर कैटेगरी वाइज अगर बात करते हैं हम लोग, तो कैटेगरी वाइज इनके अंदर -70 to 80 मार्क्स आप लोगों को कम कर लेने चाहिए फॉर एससी, और फॉर एसटी 120 मार्क्स आप लोगों को कंप्लीटली डिडक्ट कर लेने चाहिए। तो 430 और उसके अलावा कहें 470 एसटी और एससी कैंडिडेट्स के लिए ये कट ऑफ प्रिडिक्शन हो सकता है। हालांकि ये सारे के सारे हम लोगों के क्या है, प्रिडिक्शन की कंडीशन है, डेटा है, एनालिसिस है। हम लोग कभी नहीं कह सकते कि जो डेटा बताया गया है वही डेटा 100% ऑथेंटिसिटी के साथ ही जाएगा, बट प्रिडिक्शन, एनालिसिस, अपना अपना एनालिसिस है। तो हमारे एनालिसिस के अकॉर्डिंग जो डेटा जा रहे हैं वो डेटा क्या जा रहे हैं, जनरल और ओबीसी कैंडिडेट्स, जनरल और ओबीसी कैंडिडेट्स अगर 545 में मान लेता हूं ±10 मार्क्स की बात करें तो ये सेफ साइड पर है, 100% सेफ साइड है। एससी स्टूडेंट और एसटी कैंडिडेट्स के लिए बात करें तो नियर अबाउट 470 और 450 के आसपास की कंडीशन, 430 के आसपास की कंडीशन जो रहेगी वो सेफ साइड के अंदर मानी जाएगी। उसके अकॉर्डिंग हम लोगों को अपने आगे की प्लानिंग को करना चाहिए। यार रिमेनिंग आप सब लोगों ने बहुत अच्छे से पेपर दिया है, पेरेंट्स को कहूंगा बच्चों ने बहुत मेहनत की है, इन लोगों ने पूरे 1 साल जो मेहनत की, और सबसे बड़ी चीज इस बार इन्होंने जो 1 महीने का प्रेशर हैंडल किया है, इतना आसान नहीं होता है। इन बच्चों को सपोर्ट करना चाहिए, इन बच्चों ने बहुत अच्छा किया और मैं इन सारे बच्चों को बहुत अप्रिशिएट करता हूं कि इन लोग लगे रहे, कंसिस्टेंटली लगे रहे, जैसी भी सिचुएशन आई ये बच्चे लगे रहे। हर बार हम लोगों ने कहा 8 घंटे पढ़ना है, इन्हें पढ़े, तो इन बच्चों को सपोर्ट करना चाहिए। और बेस्ट ऑफ लक, आप सब लोगों को बहुत सारी शुभकामनाएं, अग्रिम शुभकामनाएं। कहीं पर भी हम लोगों को परेशान होने की जरूरत नहीं है। अगर आपका जो स्कोर है वो 450 और 445 के ऊपर है, आप लोग निश्चित रूप से सेफ साइड के अंदर रहेंगे। थैंक यू।